हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं विकास आपको फिर से हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मेरा मैथ का सेशन 6 है। इससे पहले मैंने 5 क्लास दे चुका हूं। आपको आशा करता हूं अच्छा लगा होगा और आपके एग्जामों में बहुत सारा हेल्पफुल रहेगा। आज मेरा 6 जो सेशन है वो चालू कर रहा हूँ और मेरे जो आज को जो सेशन होगा वो अच्छे होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा। चालू कर रहा हूँ। ये दिया हुआ है, यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक 2, 3 एवं -6, 7 हो तो उसके केंद्र का नियामक होगा। नियामक दिया हुआ है यदि वृत्त का। मैं मानता हूं जो ये वृत्त है, ये वृत्त है। वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक, ये केंद्र हो गया, ये वृत्त का व्यास हो गया। वृत्त का व्यास मैंने ए और बी कर दिया यहाँ पे, और दिया हुआ है सिरों के नियामक। ये जो है 2, 3 दिया हुआ है, 2 और 3, और इसका दिया हुआ है बी का -6 और 7 नियामक। अच्छा, नियामक कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे ए और बी एक तरह से व्यास का नियामक है। इसको x दिया हुआ है, x1 y1, ई हो गया यहाँ पे x2 y2, ये हो गया केंद्र हमारे। इसी का कह रहा है बीच का निकालने के लिए यहाँ x और y का मान क्या होगा, क्योंकि यहाँ xy है, यहाँ भी xy है, तो यहाँ xy होना जरूरी है। जो केंद्र पर क्या होगा, जब ऐसा क्वेश्चन है तो मान लीजिए यही तो था यहाँ पे a का मान दिया हुआ है। a का नियामक है 2, 3 और b का नियामक है -6 और 7, और इसी का तो पूछ रहा है। जब इसका पूछ रहा है, इसका क्या है, हम x और y मान लिए। इसका पूछ रहा है कि कितना नियामक होगा, तो नियामक कितना होगा, यही तो बीच का नियामक पूछ रहा था। तो नियामक क्या है, x को एक जगह जोड़ देते हैं, y को y जगह जोड़ देते हैं। यहाँ x है तो x की जगह क्या लिखते हैं, x का मान यहाँ पुट करते हैं। ये x1 था, ये y1 था, यहाँ ये x2 था, यहाँ ये y2 था, ये हो गया। तो यहाँ पर x की जगह x1 प्लस x2, ये 2 ऊपर में है, x1 x2, ये 1 और 1 2। जब 2 वहाँ है तो 2 से भाग देते हैं। y का क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2, 2 है, y1 y2, 2 से भाग दे दिए। और ये है कितना, ये है 2 और -6, 2 और -6 है, भागे 2 है, तो ये यहाँ कितना हो गया, घट के हो जाए -2 बटा 2 बराबर -2। और ये क्या हो गया 3 प्लस 7 बटे 2, 10 बटे 2 बराबर 5। तो x का नियामक कितना हमको निकल गया, एगो -2 निकल गया और एगो 5 निकल गया। तो यहाँ हो गया x का एक -2 और एगो हो गया 5। यही तो था, मतलब मिड पॉइंट इसी को बोलते हैं, मिड पॉइंट। अगर ऐसा दे दिया जाए x और y का मान दे दिया जाएगा, कहे मिड पॉइंट निकाले, तो वही हुआ x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। y की जगह y रख दीजिएगा, x की जगह x1। यही तो फार्मूला था और आपका आंसर भी निकल गया। ये कौन सा आंसर होगा, -2 और 5, यही तो था। कितना अच्छा निकल गया। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है 2 समरूप त्रिभुज के एरिया का अनुपात 9:4 है तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात। तो इसको जब एरिया का अनुपात दिया होगा तो संगत ऊंचाई h1 बटे h2 क्या हो जाएगा, इसका रूट कर लेंगे, कल भी बताए थे। √9 और √4 है, तो h1 बराबर h2 क्या है, √9 और √4, तो इसका √9 का 3 और 2 हो गया। यही तो संगत ऊंचाई h1 और h2 हो गया। यही तो निकल गया। जब एरिया का क्षेत्रफल दिया हो, अनुपात दिया हो, h1 h2 हाइट पूछ दे या आपको कह दे हाइट पूछ दे, माध्यिका पूछ दे या संगत भुजा पूछ दे, सबका जो होता है क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया हुआ है उसका रूट कर दीजिएगा, वही हो जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात का रूट, तो वही हो जाएगा। यहाँ पे इसी का रूट कर देंगे, रूट में जो भी है उसका अनुपात आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। किसी वृत्त
को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं को क्या कहते हैं? जब वृत्त के दो अलग अलग जगह पर प्रतिच्छेद का मतलब क्या? उसको काट रहा है। अगर काट रहा है दो अलग अलग तो उसको क्या बोलेंगे? देखिए जब क्वेश्चन में प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जब क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, आपको पता होगा मान लीजिए ये त्रिभुज है, सॉरी वृत्त ले लेते हैं, वृत्त ले लिया और इसको मान लीजिए जो इसको प्रतिच्छेद कर दिया, यहाँ से एक यहाँ कर दिया और एक यहाँ कर दिया। जब प्रतिच्छेद कर दिया यहाँ पे तो वाली रेखा को क्या कहेंगे? तो इस रेखा को क्या कहेंगे? इस रेखा को क्या कहेंगे? एक यहाँ प्रतिच्छेद किया, एक यहाँ प्रतिच्छेद किया, तो प्रतिच्छेद क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है तो इसका प्रतिच्छेद आंसर भी हो जाएगा। अब मान लीजिए जो इसको जीवा कह रहा है, जीवा किसको बोलते हैं? एक वृत्त है, वृत्त के यहाँ केंद्र है, ये सब जीवा हो गया। सबसे बड़ी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं? वृत्त में सबसे बड़ी जीवा एक तरह से आपको व्यास ही कहलाता है। सबसे बड़ी जीवा यहाँ से सबसे बड़ी जीवा एक तरह से व्यास हो गया। अब केंद्र से जो गुजर जाए हुआ, केंद्र से जब नहीं गुजरे तो धीरे धीरे छोट होते चले जाता है जीवा। वृत्त का व्यास इक्वल टू जीवा कह सकते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ये केंद्र से गुजरती है। ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास भी कह सकते हैं आप। तो ये जीवा को भी आप समझ गए हैं। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा तो आपको पता ही है, जो स्पर्श रेखा इसको कहते हैं जो स्पर्श करते हुए गुजरता है। एक बाह्य बिंदु से केवल और केवल आपको एक मिड पॉइंट दे दिया जाए, एक मिड पॉइंट दे दिया जाए, कहे जो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, तो एक जब बिंदु फिक्स कर दिया जाए तो केवल दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकता है। अगर कोई मिड पॉइंट नहीं दे, सिर्फ वृत्त पर कह दे कितनी स्पर्श रेखाएं खींचा जाता है, तो कल बताए थे अनंत होता है। ये सब याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट 1 + 10 स्क्वायर a का रूट ओवर दिया हुआ है। देखिए आपको फार्मूला कितनी बार बता चुका हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब चलिए ये 1 + 10 स्क्वायर में क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम सेक स्क्वायर के इधर ही रखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 है तो ये माइनस में है 10 स्क्वायर, तो 1 ने जाके क्या हो जाएगा प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। इफ रूट ओवर कर दिया है, इसको सेक के इधर ही रखते हैं, सेक थीटा। जब स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो रूट आ जाएगा कितना पर 1 + 10 स्क्वायर थीटा। और यही तो पूछ रहा था, यही क्वेश्चन में दे दिया था या पूछ रहा था क्या, तो हमको यही आंसर हो जाएगा सेक थीटा। ये फार्मूला ही दे चुका था सेक थीटा। थीटा यहाँ हम लिख दिए हैं, थीटा इक्वल टू ए कर दीजिएगा क्योंकि हम थीटा यूज किए हैं, यहाँ ए में आंसर है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। रैखिक समीकरण युग 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे? कितने हल होंगे ऐसा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, इसको मान लेते हैं हम 2x + 3y = 5। इसमें a1 कितना हो जाएगा? a1 b1 c1 समीकरण 1 से और समीकरण 2 से 4x + 6y = 15। इसमें a2 b2 c2 बराबर कितना होगा? यही तो a1 कितना हो गया यहाँ पे 2, b1 3, c1 5, ए में a2 कितना हो गया 4, b2 6, c2 15। हम इसी को a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 लिखते हैं। उसी से पता चलता है जो कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे या द्वितीय हल होंगे या अनंत हल होंगे, यही तो फॉर्मूला जानते हैं। तो हम इसको लिखते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 कितना है 2,
A2 कितना है वहाँ पे 4 बराबर B1 कितना है 3, B2 कितना है 6, C1 कितना है 5, C2 कितना है 15। ये कटने वाला दिख रहा है, यहाँ से 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/3 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे क्या निकला 1/2 बराबर में है 1/2, लेकिन यहाँ भी 1/2 नहीं है, यहाँ पे 1/3 हो गया, 1/3 हो गया तो ये बराबर नहीं है तो इसका ही कट हो गया। जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट C1/C2 होगा, तो ऐसा बताए थे जब ऐसा होता है तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, ऐसा होता है तो। अब चलिए A1 लिखते हैं, ए का शिकायत है पर सही से लिख रहे हैं। A1/A2 डज नॉट B1/B2 बराबर C1/C2, इसको क्या कहते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। चलिए एक और बच गया आपको, ये पहला, ये दूसरा, और तीसरा क्या हम बताते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, सब बराबर है तो ये अनंत हल हो जाएगा, अनंत हल। ये तीसरा था। हमको पहला पर क्वेश्चन सेट हुआ A1/A2 डज नॉट A1/A3, ये जो है कोई हल नहीं देने वाला था तो ये इस पर हमको सॉल्व हुआ। और ये दूसरा था, ये अद्वितीय हल होता है, इस पर जो सब बराबर अगर हो जाए तो अनंत हल, सब जब बराबर हो जाए कितना भी मान निकल जाएगा, इसमें अद्वितीय हल हो जाएगा, इसमें कोई हल नहीं होगा। देखिए A1/A2 डज नॉट 1/3 आ गया, यहाँ तक तो बराबर था, यहाँ तक बराबर नहीं हुआ, 1/3 आ गया। अगर 1/2 आ जाता तो इस पर फॉर्मूला पर सेट हो जाता, अनंत हल हो जाता। अगर यहाँ कट जाता तो अद्वितीय हल हो जाता। ये तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। बिंदु 6 - 5 एवं 2 - 11 को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि 2, P हो तो P का मान, देखिए वही फॉर्मूला, ये जो पहला क्वेश्चन था जो एक दूसरे के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले थे वो सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब बताइए, देखिए दो बिंदु है, दो बिंदु मान लीजिए पहला है ए का 6, -5, ये दूसरा है -2, -11। कह रहा है जब मध्य बिंदु इसका नियामक कह रहा है जो दिया हुआ है एगो 2 एगो P जो है से पता नहीं है। तब यहाँ पर 2 जो होता है x का मान दिया हुआ है, P जो y का मान दिया हुआ है, बताए थे जो ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। x की जगह क्या करते हैं x1 और x2 का जोड़ के दूसरे भाग दे देते हैं। y की जगह P है, P निकालना है तो y की जगह क्या करेंगे y1 + y2 के जोड़ के दूसरे भाग दे देंगे, जो आएगा वो होगा। चलिए हमको P निकालना है तो P के जगह चलते हैं, P लिखते हैं यहाँ, P हमको निकालना है। अब P y होता है एक तरह से, P तो y ही है यहाँ का। y के लिए क्या करते हैं, x1 हुआ, ये y2 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। तो P है y के जगह, तो y के जगह हम क्या करते हैं y का मान ही जोड़ते हैं। तो y2 कितना है -5, y1 कितना है, यहाँ y1 था, y2 कितना है यहाँ पे +11। जब दोनों का भाग देते हैं तो 2 से 2 है, तो घट के कितना हुआ 11 - 6 -5, तो यहाँ 6 हो गया बटे 2 बराबर 3। ये 3 क्या हुआ, P का मान निकल गया, P का मान निकल गया क्योंकि P का मान y पर था तो y का मान जोड़ के 2 से भाग दे दिए। यहाँ y1 + y2 करके जोड़ दिया। अगर x यहाँ रहता, x का मान नहीं निकालना कहता निकालने के लिए, तो x1 + x2 बराबर 2 करते वो निकल जाता। कितना सिंपल था। मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु पूछे तो x1 + x2 बटा 2 करते हैं, ये हो जाएगा x का मान। अब एक और होता है y1 + y2 बटा 2, ये किसका y का मान हो जाता है। यही तो निकलते, यही तो फॉर्मूला है, दोनों के जोड़ के 2 से भाग, दोनों को जोड़ के x y का हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। बिंदु -6 - 7 का कोटि, एक कितने बार आ चुका है, सब प्रीवियस ईयर का। कोटि क्या होता है, यहाँ पर दिया है -6 - 7,
यही तो x होता है, ये y होता है। तो x को क्या कहते हैं? भुज। y को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। तो y कोटि है तो y का मान कितना है? -7। और कह रहा है जो बिंदु -6 और -7 का कोटि क्या है? तो कोटि का मतलब क्या? y का मान, y कितना है? -7, तो -7 हो गया। और कहता भुज कितना है इसमें? तो भुज हो जाएगा -6 x के जगह, x के भुज y को कोटि, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट x का समीकरण है। आपको जब आता है, जब ऐसा समीकरण निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है, जब x y हो, y y1 x x1 ये मूल बिंदु से गुजरता हो, अगर कह दे जो x बराबर क्या होगा, x बराबर होता है y बराबर 0, और y बराबर पूछ दे तो y बराबर होता, y बराबर y का मान पूछे तो y का मान पूछे तो x बराबर 0 हो जाएगा, x का मान पूछे तो y बराबर 0 हो जाएगा। मतलब ये आपको याद रखना है, इसका रेसिप्रोकल। अगर कहे x का समीकरण क्या होगा, x का समीकरण x का समीकरण y बराबर 0, और कहे y का समीकरण क्या होगा, y का समीकरण x बराबर 0, और कुछ नहीं करना। यहाँ का x का समीकरण तो y बराबर 0। यहाँ पे ये किसका है? y का, y समीकरण का है कि y समीकरण का मान क्या? x बराबर 0। वही तो बोले y समीकरण बराबर x बराबर 0, x समीकरण y बराबर 0, मतलब उल्टा ले लेना। नेक्स्ट चलते हैं। सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 80 ये डिग्री था। यहाँ देखिए, यहाँ फार्मूला ही देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर कर देंगे तो 1। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट के 10 में बदल देंगे, नहीं तो कॉट के रखेंगे तो सेक का कोसेक हुआ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको पढ़ाए ही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। वही तो यहाँ पे था सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम चेंज कर लेते हैं, एगो कुछ किसी को चेंज कर लेंगे, फार्मूला पर बैठ जाएगा। दिया हुआ है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, हम इसको ही चेंज कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 90 माइनस 80, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कोसेक स्क्वायर 80, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यही तो फार्मूला होता है। तो हम लिखते हैं सेक स्क्वायर 90 माइनस 80 कर देते हैं, कॉट स्क्वायर 80 करते हैं, सेक स्क्वायर 90 माइनस 80 का सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर है दोनों का, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, फार्मूला ही है। हम इसको अगर इसको चेंज कर लेते हैं, मानिए जो हम इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे सेक स्क्वायर 10 डिग्री लिखते हैं, सेक स्क्वायर 10 कॉट स्क्वायर 80, हम इसको चेंज करते हैं 90 माइनस 10 कर लेते हैं, देखिए कॉट स्क्वायर 90 माइनस 10, सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 90, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर 10 डिग्री, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या था? यहाँ 1 था, दोनों के मिला के 1 था। तो ये क्या हो गया? ये भी किसी एक को चेंज करके देखिए फार्मूला पर बैठ गया, बराबर क्या? 1, बराबर क्या? 1, यही तो था, किसी एक को चेंज करके आ जाएगा पूरे फार्मूला पर। नेक्स्ट
यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक -1 0 5 -2 एवं 8 2 हो तो इसके केंद्र का नियामक। देखिए वो भी ये था, वो जो डिस्टेंस फार्मूला पर भी इस पर आता है, बट यहाँ पे एक मान लीजिए मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले तो बीच वाला, इसमें तीनों का मान लेके x1 x2 x3 करके 3 से भाग दे देंगे। चलिए हम बताते हैं। माना ए बी और सी है। पहला का नियामक क्या है, यहाँ पे -1 0। बी का नियामक क्या है 5 -2। सी का नियामक क्या है 8 2। यही दिया हुआ है। कह रहा है इसके केंद्र का नियामक, केंद्र यहाँ पर होगा, इसका केंद्र का नियामक। केंद्र मान लेते हैं जो यहाँ 0 था, यहाँ पे x और y का मान पूछ रहा है। हम इसको लिखते हैं, ये x1 है, ये x2 लिखते हैं, ये इसको x3 लिखते हैं। इसको y1 कर देते हैं, इसको y2 करते हैं, इसको y3 करते हैं। उसमें था x1 x2 y1 y2, इसमें 3 को दे दिया है तो तीनों के जोड़ के 3 से भाग कर देंगे। x की जगह x को जोड़ेंगे, y की जगह y को जोड़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। केंद्र का नियम हम चलिए, केंद्र का नियम क्या होगा, त्रिभुज का केंद्र का नियामक। केंद्र का नियामक बराबर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, यही तो था। x1 प्लस x2 प्लस x3, यहाँ से x1 x2 x3 ले लेते हैं, 3 को है 3 से भाग दे देते हैं, ये x का मान निकल जाएगा। चलिए y1 प्लस y2 प्लस y3 कर देते, 3 को है तो y1 प्लस y2 प्लस y3, 3 को है 3 से भाग देते हैं, यही तो होता है केंद्र का। तीनों के बाद भाग 3 से निकाल देते हैं। x1 का कितना है -1 लिखते हैं, प्लस x2 कितना है 5, x3 कितना है 8 बटे 3, y1 कितना है 0, y2 कितना है -2, 0 प्लस माइनस -2 प्लस करेंगे तो +2 बटा में कितना 3। देखिए यहाँ 8 5 13 -1 12 बटे 3, ये कितना, ये कट जाएगा यहाँ पे, ये होगा भाग देंगे 4, ये 0 हो जाएगा। यही तो था x और y, यही तो था केंद्र का नियामक। यहाँ निकल गया कितना 4 0, यही केंद्र का नियामक निकल। जब 2 था तो x1 प्लस x2 के जोड़ के 2 से भाग देते थे, और यहाँ पे 3 गो है x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 और 3 गो था 3 से भाग दे दिए। y के जगह y1 प्लस y2 प्लस y3, तीनों के जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए, x1 y1 निकल गया। चलिए नेक्स्ट, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उस वृत्त की अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है। अर्धवृत्त का परिमाप होता है, यहाँ पे अर्धवृत्त का पूरे वृत्त का परिमाप जो होता है 2πr होता है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, पूरे में से 2πr, आधा इसको लिए हैं तो आधा से भाग दे दिए। यहाँ पर 2 + 2 कितना हो गया 2r हुआ। जब इसको 2 से 2 काटेंगे तो यहाँ बचेगा πr + 2r, यही तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है। अगर ये भी आपको नहीं याद हो रहा है तो अर्धवृत्त का परिमाप आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, 36/7 × r, ये अर्धवृत्त का परिमाप होता है, याद रखिएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर हम ऐसे निकाले हैं तो ऐसे लिखते हैं, यहाँ से r कॉमा लेते हैं तो r कॉमा लिए तो पाई + 2 हुआ। r का मान कितना है 7 लिखते हैं, 22/7 + 2 लिखते हैं, 7 दूना 14 और 22 36/7, ये 7 से 7 कट गया, मतलब 36 सेंटीमीटर इसका आ गया। इतना हो गया। अगर ये भी अगर अर्धवृत्त का परिमाप अगर नहीं याद है तो डायरेक्ट
36/7 इंटू आर याद रखिएगा। 36/7 आपको याद रहेगा इंटू आर, तो आर का मान कितना था 7, 7 से 7 कट जाएगा, डायरेक्ट 36 आपको आंसर आ जाता। सिर्फ इतना 36/7 इंटू आर इसका अर्ध परिमाप होता है अर्धवृत्त का, वो आपको याद रहेगा 36/7 इंटू आर, तो डायरेक्ट मान बैठा देते निकल जाता। नेक्स्ट चलते हैं। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से, देखिए एक बिंदु दे दिया है तो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। पहले भी बताएं इसमें स्पर्श रेखा जब बाह्य बिंदु दे दिया जाए तो बाह्य बिंदु से सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा, अगर स्पर्श रेखा अब बिंदु अगर नहीं दिया जाए तो कहे बीच पर कितनी स्पर्श रेखा अनंत हो जाएगी, तो इसीलिए याद रखिए 2 हो जाएगा। यहाँ पे बिंदु यहाँ पे दे दिया था बाह्य बिंदु से तो 2 लिखेंगे, अगर नहीं बिंदु देता तो अनंत लिखते। ये भी क्वेश्चन पूछे हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर का मान क्या होगा। फिर हम फॉर्मूले पर आते हैं। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये फार्मूला होता है। इसी को कह रहा है जो मान लिया कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं, ई 1 है तो 1 लिखते हैं, इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे वही पूछ रहा था जो 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, फार्मूले तो था, फार्मूले तो था सब, फार्मूले तो था 1 + cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ डबल स्क्वायर दिया गया है। नेक्स्ट tan 75 tan 15 tan 18, जब tan लिखा हुआ है इस तरह का तो आप कुछ नहीं करना है। tan लिखा हुआ है तो आप 90 पूरा लेना है। tan cot ऐसे दिया हुआ है तो आपको 90 पूरा लेना है। tan देखिए इससे इसमें पूर रहा है 90, 75 15 90, इसका डायरेक्ट मान 1 लिख लीजिएगा। कोई इसमें चेंजिंग कोई भी 90 - थीटा cot इंटू 10 1 करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो इसको बोल भी सकते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको इधर चेंज कीजिएगा तो इसको मिला के इसको मैं बतवा हुआ है। जब tan cot रहे इस प्रकार की तो दोनों 90 डिग्री मिला, जब इक्वल हो जाए दोनों मिला के 2 पेयर बना के तो इसका मान 1 हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यदि tan a बराबर 3 तब sec a होगा, tan a बराबर 3 तब sec a हो जाएगा कितना, यहाँ √3 होगा, √3 होगा। यहाँ मिस्टेक था टाइपिंग में, यहाँ पर लिखा है tan a बराबर √3 sec a बराबर क्या होगा। देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर यह tan लिखते हैं, √3 की जगह क्या लिखेंगे, इसका किसका मान होता है tan 60 का। अब हो गया tan 60 का मान हो गया, tan से tan काट देते हैं, बचा यहाँ a बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। जब 60 डिग्री a हो गया तो यहाँ कह रहा है जो sec a का मान कितना होता है, यहाँ रख देंगे a का मान, sec a का मान कितना है 60 डिग्री, तो sec 60 कितना मान होता है, sec 60 अगर इसको sec 1/cos करेंगे तो 1/2 होगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 मान हो जाएगा। ये हो गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना था, सब ठीक था। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब अपरिमेय नहीं है मतलब 3 गो होगा से अपरिमेय होगा, 1 गो होगा से परिमेय होगा। तो इससे में कह रहा है जो कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है तो देखते हैं, पाई होता है 22/7, लेकिन ये अपरिमेय होता है, याद लिखिएगा अपरिमेय। √7 अपरिमेय हो गया क्योंकि परिमेय होता है P/Q के रूप में परिमेय होता है। यहाँ √7 है, ये भी P/Q के रूप में नहीं है, काटते हैं इसको,
√2 और √5 दिया हुआ है, √2 बटा √5 है, बट इसको निकालेंगे तो रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं है। जब रूट से निकालेंगे भी तो पॉइंट में मानेगा, तो पॉइंट में आएगा तो ये भी परिमेय नहीं अपरिमेय ही हो जाएगा, तो ये भी अपरिमेय हुआ। अब इसको कह रहे हैं ये है 3√75 बटा में √48। ये कह रहा है जी क्या है, इसको हम लिखते हैं 25 गुने 3 कर सकते हैं, √48 को लिखते हैं 16 गुने 3। अब देखिए 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 3 पहले से 5 बाहर निकाल लिए, ये बच गया √3, तो √3 अंदर में कर दिए। देखिए 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 बाहर निकाल लिए, बच गया 3 को रूट के अंदर ही रखते हैं। देखिए √3 से √3 यहाँ कट गया, बच यहाँ कितना गया 5 दिया 15 बटा में क्या 4। ये P बटा Q के रूप में है, इसमें कोई भी रूट पुट कुछ भी नहीं है, P/Q के रूप में भी है, तो ये परिमेय हो गया। बट यही तो परिमेय था, अपरिमेय बोला है जब परिमेय नहीं है, तो ये तीनों अपरिमेय था लेकिन ये परिमेय था। यही आंसर था। नेक्स्ट, द्विघात बहुपद x+1 बटा में 6x-2 के शून्यक होगा। ये दिया हुआ है x+1/6x-2, इसका कह रहा है शून्यक होगा। शून्यक होने के लिए पहले हम इसको अरेंज करते हैं, x² होना चाहिए यहाँ, तो ये हो जाएगा लघुत्तम लेंगे यहाँ पे, तो 6x² + x - 12, 12 छक 72 यहाँ हुआ। देखिए एलसीएम लेके 2 से 36, 2 18, 2 9, 3 3, यहाँ देखिए 3 तिया 9, 2 का 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 6x² + 9x - 8x - 12, क्योंकि 9x में से 8x घटा देंगे तो +x बचेगा। यहाँ पर यह हो गया, ये तीनों को एक जगह लिए, ये दोनों को एक जगह। अब चलिए यहाँ पे कॉमा ले जाएंगे, 3x लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x + 3 माइनस 4 कॉमा लेते हैं, 2x + 3, क्योंकि यहाँ प्लस लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए 2x + 3 या 2x + 3 बराबर है, तो यहाँ 1 ले लेते हैं, तो यहाँ 3x ये वाला -4, एगो आ गया 2x + 3, सब बराबर 0 ले लेते हैं, 1 का मान पहले निकाल लेते हैं, 3x - 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में है इधर 4 तो इधर आके प्लस में, आई x बराबर क्या हो जाएगा 4/3, एगो x बराबर, और इसका मान निकालते हैं 2x + 3 = 0 करते हैं, 2x बराबर क्या प्लस में इधर आके माइनस में, x बराबर -3/2, तो एगो हो गया -3/2, एगो 4/3, तो हमको मान कहाँ है, एगो 4/3 होगा आंसर, एगो हो गया -3/2, तो -3/2 है, एगो x/4/x, यही तो था, यही निकलना था। नेक्स्ट चलते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है तो उनका म 119 है तो उनका ल 100। आप पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में ही 10th का, ये फार्मूला होता है LCM गुने HCF बराबर फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या, यही तो पढ़े हैं। यहाँ दिया हुआ है एलसीएम निकालने के लिए, हमको एलसीएम पता नहीं है, एलसीएम के एलसीएम ही लिखते हैं। एचसीएफ कितना दिया हुआ है यहाँ पे 19, तो 19 लिख देते हैं। ये फार्मूला था आपका, याद रखिएगा, ये फार्मूला है एलसीएम गुने एचसीएफ वाला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या। अगर फर्स्ट संख्या दिला था तो फर्स्ट की जगह फर्स्ट लिखे, सेकेंड संख्या दिला था सेकेंड संख्या लिखते, लेकिन दोनों का गुना दिया हुआ है, दोनों का गुणनफल दिया हुआ है यहाँ पे, तो गुणनफल दिया होता है, गुणनफल यहाँ था तो पहले लिख देते हैं 2166,
देखिए एलसीएम यहाँ है, एलसीएम इन गुना में तथा के भाग में हो जाएगा 2166 भागे 19, एक मरतबे कट गया 2 1, यही हो गया 19 चौक 76 7 6 19 चौक 76, तो एलसीएम हो गया आपका 114। यही तो था, कुछ नहीं था, कितना सिंपल था। एलसीएम गुने फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या। नेक्स्ट चलते हैं। यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 है तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। जब एक गुणनखंड दिया हुआ है, px का मान दिया हुआ है x + 1, जब x + 1 दिया हुआ है तो x + 1 इक्वल टू क्या करेंगे, px की जगह 0 रखेंगे तो x का मान क्या हुआ है, इधर प्लस में था तो इधर आके माइनस में, यही तो था। डायरेक्ट ले लेना है x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, प्लस में देते उधर आ जाके माइनस में, कुछ नहीं था, सिंपल था। नेक्स्ट चलते हैं। समांतर श्रेणी -10 -6 -2 और 2 का सार्वअंतर क्या होगा। सार्वअंतर दूसरा माइनस पहला करते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है -10 -6 -2 और 2, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा माइनस पहला करते हैं तो -6 माइनस क्या है 10 है, क्या हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +10, ये क्या हो गया 4 आया। ये भी निकाल के देखते हैं, -2 -6 करते हैं, -2 माइनस माइनस प्लस, ये क्या हुआ 4। एक और निकाल के देखते हैं, 2 और -2 है, 2 + 2 हो गया बराबर 4, मतलब सब बराबर हो गया, डिफरेंस सबका बराबर था। इसका मतलब कहते हैं एपी में है भी, जब एपी में है तो इसका अंतर कितना आया 4 आया, यहाँ पे भी 4, सबका अंतर भी समान है तो इसका 4 आ गया। और ये कहेंगे जो ये समांतर श्रेणी में है। और ये मेरा क्लास एंड होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आपको अगर चाहिए PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम विद्या मंदिर क्लासेज पे जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।